मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी रिलेशन चैनल में। हम आपको बता रहे हैं कि रीट पात्रता परीक्षा, जो राजस्थान की पात्रता परीक्षा है, राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 2021, उसका जो सिलेबस है वो काफ़ी चेंज हो गया था। आप सभी जानते हैं, आप सभी तैयारी कर रहे हैं। 25 अप्रैल को परीक्षा होने वाली थी, लेकिन अब वो एग्ज़ाम 20 जून को होगा। 20 जून को एग्ज़ाम होने के कारण काफ़ी बच्चों में स्ट्रेटजी को लेकर के वापस समस्या होने लगी है कि हम तैयारी कर चुके थे, हम वो कर चुके थे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप बाल मनोविज्ञान का जो पार्ट है, आप उसकी तैयारी किस तरीके से करें। काफ़ी चैप्टर ऐसे हैं जो आपको समस्या में डालेंगे, काफ़ी चैप्टर ऐसे हैं जो आपको उसी समस्या से बाहर निकालने में मदद करेंगे। आपको एक बार सिलेबस देखना होगा। बाल विकास, व्यक्तिगत भिन्नताएं, बुद्धि, व्यक्तित्व, विविध अधिगमकर्ताओं की समझ, समायोजन, अधिगम, अभिप्रेरणा, शिक्षण अधिगम की प्रक्रियाएँ, एनसीएफ 2005, आकलन, मापन, मूल्यांकन, मतलब इत्यादि। इन सभी चीज़ों में कौन सा टॉपिक आसान है, कौन सा टॉपिक कठिन है, आपको ये ध्यान रखना है कि जो टॉपिक आसान है आप उसको इतना कवर कर दीजिए कि जो आपका टॉपिक कठिन लगेगा आपको, आप उसकी भरपाई यहाँ से कर सके। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको कौन कौन से टॉपिक कहाँ कहाँ से कैसे पढ़ने हैं, जिस कारण से आपको आसानी होगी, या फिर आप एक सवाल की भरपाई दूसरे सवाल की जगह पर आप कैसे कर सकते हैं, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। आपके सबसे पहले आता है बाल विकास। बाल विकास में वृद्धि, विकास की संकल्पना, विकास के विभिन्न आयाम व सिद्धांत, विकास को प्रभावित करने वाले कारक, विशेष रूप से विद्यालय और परिवार। आपको प्रभावित करने वाले सभी कारकों को नहीं पढ़ना है, जैसे पर्यावरण वगैरह, ये मतलब पढ़ लीजिए पर कम पढ़िए। वे आपके कारक जो परिवार से जुड़े हुए हैं या फिर विद्यालय से जुड़े हैं, उनको आप विशेष तौर से ध्यान से पढ़िएगा, और अधिगम से उनका क्या संबंध है आपको ये देखना है। अब नीचे की तरफ आए तो वंशानुक्रम व वातावरण की भूमिका। अब वंशानुक्रम व वातावरण दोनों का योगात्मक रूप ही बाल विकास कहलाता है, तो आपको ये तो 100% पढ़ना ही पड़ेगा। उसके आगे आते हैं व्यक्तिगत भिन्नताएं। व्यक्तिगत भिन्नता यानी कि कोई भी दो व्यक्ति एक तरीके से नहीं होते हैं, सीधी बात है, दो व्यक्ति एक तरीके से नहीं होते। आप इसके अर्थ, प्रकार, व्यक्तिगत भिन्नता को प्रभावित करने वाले कारक, भेद, आसान तरीके हैं, ये आपको नंबर दिलवा देगा। व्यक्तित्व की संकल्पना आसान है, व्यक्तित्व के प्रकार आसान है, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक आसान है। व्यक्तित्व का मापन, व्यक्तित्व टॉपिक में व्यक्तित्व का मापन किस तरीके से किया जाए, ये आपको समस्या देगा, क्योंकि यहाँ पे आपको काफ़ी चीज़ें देखनी होगी, काफ़ी सिद्धांत है वगैरह, व्यक्तित्व के सिद्धांत है, शील गुण वगैरह के सभी आपको देखने होंगे। अब इस पूरे टॉपिक में आपके लिए जो सबसे कठिन है वो है बुद्धि। बुद्धि की संकल्पना, बुद्धि के सिद्धांत, बुद्धि के मापन, बहुबुद्धि सिद्धांत, जो हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। इन चीज़ों को आपको बेहद संजीदगी के साथ, बेहद शांत दिमाग से पढ़ना होता है। अगर यहाँ आप चूक गए तो आपकी मेहनत बेकार हो जाएगी। भले आप कितना ही बुद्धि को पढ़ लीजिए, अगर आप समझे नहीं उसको, पढ़ने में और समझने में फ़र्क है। अगर आप उसको नहीं समझ पाए तो आपके लिए बुद्धि कोई काम नहीं आएगी। समझ गए आप? इसके बाद आते हैं विविध अधिगमकर्ताओं की समझ। बड़ा आसान सा टॉपिक है, सबसे आसान टॉपिक है यह शिक्षा मनोविज्ञान का। जिसमें आपको पिछड़े, आप जानते ही है, सीधी परिभाषा है आपके पास कि क्या है, क्या कैसे है, ठीक है। आप पिछड़े, विमंदित, प्रतिभाशाली, सृजनशील, लाभान्वित, वंचित, आप ये सारी सारी चीज़ें शब्दों से पता लगा सकते हैं कि इनके अंदर क्या हो रहा है। सबसे आसान है अधिगम में आने वाली कठिनाइयाँ। अधिगम में क्या क्या कठिनाई आती है आप सभी जानते हैं। ये सब, बच्चा मंद बुद्धि है, बच्चा पिछड़ा हुआ है, बच्चा कुसमायोजित है, डिस्लेक्सिया, डिस्ग्राफिया, एलेक्सिया, नर्सोवा, ये सारी सारी चीज़ें आपको देखनी होगी। इसके बाद समायोजन की संकल्पना है। समायोजन कितने प्रकार का होता है, समायोजन में अध्यापक की क्या भूमिका होती है, एक कुसमायोजित बालक को किस तरह से समायोजित किया जा सकता है, ये आपको समायोजन की संकल्पना के अंतर्गत आपको मिल जाएगा। आपको ये चैप्टर भी पढ़ना होगा, लेकिन बड़ा आसान सा है, कुछ ज़्यादा नहीं है। उदातीकरण, तादात्म्यकरण, प्रतिगमन इत्यादि, इस टाइप के जो सारे सारे चैप्टर्स है, बड़े आसान तरीके से समझाए गए हैं। हर एक किताब में आप देख लीजिए, बड़ी आसान। अब आता है बाल मनोविज्ञान का सबसे कठिन चैप्टर, या कहे तो सबसे कठिन इकाई, वो है अधिगम। अधिगम का अर्थ, संकल्पना, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम के सिद्धांत, इनके निहितार्थ, बच्चे कैसे सीखते हैं, अधिगम की प्रक्रियाएं, चिंतन, कल्पना, सभी टॉपिक बेहद कठिन है। इनको आपको बेहद आराम से, अगर आप हो सके तो यूट्यूब के किसी चैनल से पढ़ लीजिए,
या फिर काफ़ी बड़े आदि जो बड़े बड़े टीचर्स जो ऑनलाइन कोर्सेज ले रहे हैं उनसे पढ़ लीजिए। आपको अधिगम आप खुद बैठ करके इसको इतनी आसानी के साथ नहीं समझ पाएंगे। अधिगम के अंदर आपको थार्डाइन का सिद्धांत, स्किनर का सिद्धांत, पावलर का सिद्धांत, बांडुर का सिद्धांत, वाइगोत्स्की का सिद्धांत, जीन पियाजे का सिद्धांत, ये सारे सिद्धांत आप घर बैठे इनको बड़ी मुश्किल से समझ पाएंगे। इसको आपको किसी न किसी यूट्यूब चैनल से ही देख लेना चाहिए एक बार, जिससे आप आसानी से इसकी तैयारी कर सके। अगर आपने अधिगम को तैयार कर लिया तो आपको मनोविज्ञान में, इसमें बाल विकास और शिक्षा शास्त्र में आपके 30 नंबर लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। ये बात साफ है। इसके बाद आते हैं हम सबसे अंतिम इकाई पर। इसकी सबसे अंतिम इकाई बेहद आसान है, कोई ज़्यादा नहीं है। इसमें सबसे कठिन है वो एकमात्र यही है, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया और व्यूह रचना। ये चीज़ें इसके अंदर कठिन है, बाकी कुछ भी कठिन नहीं। आकलन, मापन, मूल्यांकन, इनके अगर आप शब्दों के अर्थ समझ गए तो आप पूरा का पूरा मामला समझ जाएंगे। सीसीई, जैसे सीसीई में आप समझ गए, समग्र यानी कि पूरा, सतत यानी लगातार, यानी कि समग्र, पूरा और लगातार जो इनका मूल्यांकन किया जाना है वो उपलब्धि परीक्षण का मतलब होता है बालक ने कितना सीखा, कैसे सीखा, सीखने के प्रतिफल, यानी कि बालक ने सीखा वो कहाँ का काम आएगा। ये क्रियात्मक अनुसंधान, अनुसंधान शिक्षक के द्वारा किया जाता है। बड़ा आसान सा टॉपिक है, आप इसको एक बार अगर समझ गए तो आप इसको आराम से समझ जाओगे, कोई समस्या नहीं होगी। उसके बाद आता है आरटी 2009। आरटी 2009 में बालक सबसे बड़ी गलती ये करते हैं सभी अभ्यर्थी कि आरटी 2009 को पूरा पढ़ने लगते हैं। आप उसको पूरा क्यों पढ़ रहे हो? इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको अध्यापक की भूमिका और दायित्व पढ़ने हैं। सिर्फ आपसे इतना ही पूछा जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पूछा जाएगा इस चैप्टर के अंदर। फिर भी आप एक बार पूरा पढ़ लीजिए, लेकिन अगर आपको बार बार रिवाइज करना है तो सिर्फ आपको अध्यापक की भूमिका और दायित्व के बारे में ही पढ़ना चाहिए। समझ गए आप? ये आप समझ गए होंगे। अब किसको कितना पढ़े, किसको कितना कम पढ़े, आप इन चैप्टर्स को एक बार पढ़ लीजिए, आपको समझ आ जाएंगे, आसानी से समझ आ जाएंगे। कोई बड़ी समस्या होगी नहीं इसके अंदर। एक आधी कोई समस्या होगी तो आपके हो सकती है, उससे ज़्यादा समस्या नहीं होगी। फिर आते हैं अधिगम, ये आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए आपको टॉपिक निकालने ही पड़ेंगे, आपको जगह जगह से इन चीज़ों को देखना पड़ेगा। कोई कहता है एक साथ 100 किताब पढ़ने की बजाय बेहतर है कि एक किताब को 100 बार पढ़ा जाए। नहीं, आप एक किताब को 100 बार पढ़ने जाओगे तो वो आपको बोर कर देगी, आप उसे समझ नहीं पाओगे। आपको लगेगा वही चीज़ें बार बार समझ आ रही, जो चीज़ आपके दिमाग से निकल गई वो आपके दिमाग से निकल चुकी है। आप उसको पढ़ने के लिए आपको दूसरी किताब का सहारा लेना ही पड़ेगा। ये आप समझ गए होंगे। इसके बाद ऊपर की वापस वही अधिगम, बड़ा आसान सा है, आप इसको आराम से पढ़ लीजिएगा, कोई समस्या नहीं होगी। बुद्धि को आपको आसानी से पढ़ना होगा, इसको आप आसानी से समझ सकते हो। शर्त ये है कि ये एक बार आपके समझ में आ जाए। बुद्धि अगर आपके समझ में आ गई तो कोई समस्या नहीं है, बुद्धि को आराम से पढ़िए। बुद्धि को पढ़ने का सबसे शानदार तरीका है वो है आप सुबह उठिए आराम से, इसके सिद्धांतों को यूट्यूब के चैनल्स पे जो बड़े बड़े तरीके से पढ़ाते हैं उसे पढ़ लीजिए एक बार। फिर आप अपनी किताब से रिवाइज कीजिए, आप इसके साथ साथ नोट बनाते चलिए, जिससे आपको पढ़ने में आसानी होगी। व्यक्तित्व कोई बड़ी चीज़ नहीं है। व्यक्तित्व आप नॉर्मल समाज में ऑब्जर्व करते हैं, उन्हीं चीज़ों को आपको यहाँ पे लागू करना होता है। बाल विकास की जो संकल्पना है बड़ी आसान है। विकास के आयाम, सिद्धांत, विकास के सिद्धांत बेहद सरल है, आप आराम से सीखोगे। जो आपने घर में ऑब्जर्व किया है, आपके घर में छोटे बच्चे हैं, वो बड़े होते हैं, वो किस तरीके से बड़े हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, विकास को प्रभावित करने वाले कारक, वे कारक जिन्होंने आपको आपके विकास में प्रभावित किया है, आप उनसे आसानी से समझ जाओगे, कोई समस्या आपके नहीं होगी। वातावरण, वो वंशानुक्रम की भूमिका, वंशानुक्रम बेहद महत्वपूर्ण होता है। बाप के जैसा बेटा होता है, माँ के जैसी बेटी होती है, इलेक्ट्रा ऑडिपस जैसी ग्रंथियाँ होती है। ये सभी आप इन चीज़ों में आसानी से समझ जाओगे, आपकी कोई समस्या नहीं होगी। फ्रेंड्स, ये तो था आपका बाल विकास व शिक्षण विधियों का खंड 1, प्रश्न पत्र 1 जो आपका पेपर आएगा उसका खंड 1, जो सबसे पहली आपकी इकाई है, जिससे 30 सवाल बनेंगे। आपके 30 सवाल बनेंगे, 30 नंबर होंगे, आपको लगभग 30 मिनट ही मिलेंगे इसके लिए। आप इससे ज़्यादा समय दे सकते हो, लेकिन फिर आपको टाइम मैनेजमेंट पे देखना होगा। फ्रेंड्स, दूसरे जो हिंदी है, मैथ्स है, या आपकी ईवीएस है, या फिर जो आपकी एक और लैंग्वेज जो भी होगी, संस्कृत या इंग्लिश, उसको लेकर भी मैं आपको टॉपिक बना करके बता दूंगा कि आपको उसकी तैयारी किस तरीके से करनी है।
फ्रेंड्स अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इससे हमारा भी हौसला बढ़ेगा, हम आपको अच्छी से अच्छी जानकारियाँ प्रोवाइड करवा सकेंगे। एक आप बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे स्टडी रिलेशन पे आने वाले समस्त यू चैनल्स और वीडियोस की जानकारी हम आपको प्रोवाइड करवा सके। फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, वीडियो पूरा देखिए, आपके आसानी से समझ आएगा। फ्रेंड्स गुड बाय।